हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीएससी यूट्यूब चैनल में। और इसमें करंट अफेयर्स क्लासेस में, और इसमें जो कई स्टूडेंट की डिमांड पर 6 मंथ करंट अफेयर लेकर हम आए हैं। और इसमें आप लोगों को जो 6 मंथ्स करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी वो जुलाई से लेके अगस्त तक की है। जैसा कि बहुत से एग्ज़ाम जो आने वाले हैं अभी हाल ही में, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बहुत बड़ा आपको या बहुत ही डिटेल नहीं, बल्कि एक शॉर्ट में ही एक जल्दी जल्दी रिपीटेड यानी रिवीजन टाइप का आपको ये मंथली जो है वो वीडियोस दिए जाएंगे। और इसका आपको पीडीएफ भी अगर चाहिए होगा तो वो आपको इसमें लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उसमें हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इसी तरह ये जो करंट अफेयर्स है 6 मंथ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जुलाई से लेके जो अगस्त तक को हर मंथ का अलग अलग डिवाइडेड किया गया है। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद ये कंटिन्यूटी रहेगा, यानी दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी। लेकिन जो 6 मंथ ये है मंथली, इसको भी डिवाइड किया गया है राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि आप लोग और भी जगह देखते हैं कि इसको डिवाइड करके पढ़ाया जाता है या दिया जाता है करंट अफेयर। चूँकि इसमें इतना ज़रूरी इसलिए लगता है, इससे क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है कि हम किससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो इसलिए इसी को ध्यान में रख के हमने भी इस तरह का वीडियो बनाया है। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमें और भी इससे प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड है। वो है इंडिया आइडियाज़ समिट। तो सबसे पहला टॉपिक है इंडिया आइडियाज़ समिट। इसकी जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसे संबोधित किया गया था, जो कि भारत अमेरिका व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। इंडिया आइडिया समिट जो है वो अमेरिका और भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया गया था, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया था। ठीक है ना। और इसकी थीम क्या है, बेहतर भविष्य का निर्माण। अगर एग्जाम में इस तरह का कुछ आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया आइडियाज़ समिट की जो थीम है वो है बेहतर भविष्य का निर्माण। और इसके साथ ही हम इसके बारे में जानेंगे कि ये जो अमेरिका भारत व्यापार परिषद है ये क्या है। तो इसे वर्ष 1975 में 1975 में अमेरिका और भारतीय सरकारों के अनुरोध पर उन्होंने इस तरह का आह्वान किया, जिसे ध्यान में रखते हुए अमेरिका भारत व्यापार परिषद को जो है इसका गठन किया गया। और इस परिषद के आधार ने क्या है, दोनों देशों के बीच में जो मुख्य प्रमुख व्यवसाय होते हैं उसके संगठन की शुरुआत की, जिसमें कम से कम 300 से अधिक, यानी कि 300 से ज़्यादा अमेरिका और भारतीय कंपनियां सम्मिलित हैं। तो ये है आपका इंडिया आइडिया समिट के बारे में और अमेरिका भारत व्यापार परिषद। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेयर टू ड्रीम 2.0। तो ये क्या है, ये पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो है उनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो है वो डीआरडीओ द्वारा, ठीक है, ये एक प्रतियोगिता रखी गई, नवाचार इनोवेटेड इस तरह की प्रतियोगिता थी, जिसे डेयर टू ड्रीम 2.0 की नाम दिया गया। ठीक है ना। इसके तहत क्या किया गया, इसके अंतर्गत देश में रक्षा एवं एरोस्पेस प्रौद्योगिकी को, ठीक है ना, रक्षा से जुड़े संबंधित और एरोस्पेस से संबंधित प्रौद्योगिकी के इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्रौद्योगिकी को शुरुआत करने के लिए ही इस तरह की प्रतियोगिता रखी गई, जिसे डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ई लोक अदालत। ये ई लोक अदालत जो है वो भारत की पहली राज्य स्तरीय जो ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई। ये पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत थी, जिसे क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। इसका जो उद्घाटन किया वो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन द्वारा किया गया। ठीक है। और इसमें राज्य के विभिन्न स्थानों में लगभग इससे संबंधित 195 खंडपीठों का गठन किया जाएगा। ठीक है। इसको इस जो ई लोक अदालत के अंतर्गत, क्योंकि जब कोरोना वायरस का समय था, यानी कि जुलाई मंथ की ही मैगजीन के बाद में, मतलब जुलाई मंथ की न्यूज़ है उसको लिया गया है। इसमें उस समय कोरोना वायरस का काफ़ी प्रकोप था। अब जैसा कि देख रहे थे उस समय इसकी काफ़ी प्रासंगिकता, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, जिसको ध्यान में रख करके ये जो है राज्य सरकार द्वारा इस तरह का प्रावधान किया गया।
ठीक है। इसके बाद है ई लोक अदालत। ये जो है एक नवीन अवधारणा है, जैसे आप जान ही रहे हैं। इसमें न्यायिक प्रणाली के लिए एक क्या कहते हैं, इस तरह का मसौदा तैयार किया जाता है जो कि ऑनलाइन आप निवारण करता है किसी भी केस को लड़ करके, या किस तरह से जो न्यायालय प्रणाली है, ठीक है ना, उसको ऑनलाइन तरीके से लागू किया जाता है। ठीक है, ये है आपकी ई लोक अदालत। इसके बाद नेक्स्ट है वेतन संहिता अधिनियम 2019। इसको जो है, इसके अंतर्गत इसे सभी न्यूनतम मजदूरी गारंटी प्रदान करने के लिए इन नियमों को ध्यान में रख के एक मसौदा तैयार किया गया। इसे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई, कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है ना। इन नियमों शुरुआत की गई और संसद द्वारा अगस्त 2019 में इसको पारित किया गया था, यानी कि इसमें नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं। इस अधिनियम के तहत जो क्या किया गया, न्यूनतम मजदूरी गारंटी प्रदान करने के लिए इसका मसौदा अब तैयार किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा क्या होगा, मजदूरी की गणना तथा सभी राज्यों के लिए समान मजदूरी का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसको परिभाषित किया। यानी समान कार्य के लिए समान मजदूरी, आप सुनते हैं, इसी आधार पर इसका मसौदा तैयार किया गया है वेतन संहिता अधिनियम 2019 के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। अब ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के ये तो जो मिशन शुरू हुआ था, ये तो पहले का मिशन है, लेकिन अभी हाल ही में इस मिशन के तहत क्या किया गया, मंगोलियाई कंजूर के 109 अंकों का पुनर्मुद्रण किया गया। इसको फिर से छापा गया, फिर से इसका पुनर्मुद्रण किया गया, जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत किया गया। ये कौन करता है, ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है ना। जो कि इस तरह की अगर कोई मिशन या इस तरह का जो भी आएगा और उससे रिलेटेड कोई मंत्रालय पूछा जाता तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें सांस्कृतिक मंत्रालय है। जैसे कि संस्कृत से रिलेटेड क्या चीज़ है, ठीक है ना, जैसे पांडुलिपि मिशन है तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसके मंगोलियाई कुंजूर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण करने के लिए इस परियोजना का आरंभ किया गया। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत क्या, मंगोलियाई कुंजूर के प्रथम 5 जो है पुनर्मुद्रित अंग जारी, अभी हाल में 5 पुनर्मुद्रित अंग जारी किए गए हैं। बाकी इसके अंतर्गत 108 अंकों को और जारी करने की बात की गई। ठीक है। इसके बाद है मंगोलियाई कंजूर। क्या है, ये मंगोलियाई भाषा है। ठीक है ना। ये मंगोलियाई भाषा का कंजूर जो है, इसका मतलब होता है आदेश। ठीक है, आदेश जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के शब्द होते हैं, जो आदेश दिया जाता है उसमें कहा गया है कि ये भगवान बुद्ध के शब्द है, भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बात है, कंजूर। ठीक है। इसके बाद जान लेते हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। तो ये जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन क्या है, तो ये जो मिशन है ये भारत सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस मिशन का जो कार्य है वो है पांडुलिपियों के संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, यानी जो भी इस पांडुलिपि में ज्ञान होता है उसको एक जगह सारगर्भित करना, एक जगह मतलब कहने का कि रखना। ठीक है, उसका संरक्षण करना, उसका प्रसार करना, ये सारे काम किए गए जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत किए गए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन वोटर कार्ड। तो कोविड-19 के बढ़ते जोखिम को देखते हुए, यानी कि इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए एक पोर्टल जारी किया गया। ठीक है, पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करने की सुविधा दी गई। पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करने की सुविधा दी गई। इसके पहले जो था ये 65 वर्ष की जगह 80 वर्ष के जो उम्र के जो लोग थे उनके लिए इस तरह का प्रावधान था। ठीक है ना। लेकिन उस समय कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष की आयु के लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। इससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और बूथों पर भीड़ न लगे, इसको ध्यान में रख के इस तरह का प्रावधान किया गया। ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाती है, यानी कि पोस्ट करके अपने मत को वहाँ तक पहुँचाना। ठीक है, पोस्ट की जाती है, अपने मत को पोस्ट करके जो है इस उम्र के लोगों को दूर मतलब भीड़ से बचाने के लिए इस तरह का प्रावधान किया गया। और 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को जैसे कि कहा जाता है वृद्ध लोग रहते हैं तो उनको वहाँ तक जाने में भी असुविधा होती है, इस तरह का पहले से ही प्रावधान है।
इसके बाद नेक्स्ट है VNR रिपोर्ट। तो VNR रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग द्वारा सतत विकास, ठीक है ना, 2020 को लेकर के एक डिजिटल माध्यम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच द्वारा ये दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जारी की गई, VNR रिपोर्ट नाम जिसे दिया गया, ठीक है। इसका VNR रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि जुलाई 2019 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार की गई है। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये जुलाई 2019 की गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार की गई, और इस रिपोर्ट में स्वैच्छिक रूप से देशों द्वारा स्वयं तैयार की, और जो इस तरह की जो रिपोर्ट होती हैं, जो इस रिपोर्ट को जारी करना, तो स्वयं अपने देश जो है स्वयं इन तरह की रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। ये खुद से निर्भर करता है कि वो इसको जारी करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सतत विकास एजेंडा लागू करना, यानी कि एक ऐसा विकास, सतत विकास जो इस तरह का मूलभूत सुविधाओं से संबंधित इस तरह के विकास का एक ऐसा एजेंडा लागू किया जा सके जिससे उसकी सफलताओं और चुनौतियों समेत इससे संबंधित अनुभवों को साझा किया जा सके। इस रिपोर्ट में इस तरह की बातें की जाती, इस तरह की चीज़ों का सम्मिलित किया जाता है जो कि सतत विकास एजेंडे से संबंधित होती हैं, उसकी चुनौतियां क्या होंगी और उसमें कहाँ तक सफलता मिली है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद आगे बताते हैं आपको कि सतत विकास लक्ष्य एक जो हुआ था उसका तात्पर्य था कि गरीबी की समाप्ति और गरीबी को इससे सभी रूपों को हर जगह से समाप्त करना। पहला जो सतत विकास लक्ष्य था उसका ये उद्देश्य था कि गरीबी की समाप्ति की जा सके और उसको हर क्षेत्र से, हर जगह से उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये VNR रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य होता है बहुआयामी जो सूचकांक है उसका सतत विकास एजेंडे को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये था आपका राष्ट्रीय समसामयिकी। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से संबंधित टॉपिक रहेंगे। इस तरह हमने इसको डिवाइड किया है। जो भी PDF चाहिए जिनको भी इसका, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख करके इसका लिंक आपको दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक मंथ पूरा, मतलब यानी कि इसको हो सकता है आज के वीडियो में पूरी कंप्लीट नहीं एक मंथ की हो पाए आपकी करंट अफेयर, तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा। जब ये वीडियो पूरा मंथ का सारा अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसकी जो है वो PDF अपलोड कर दी जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से रिलेटेड है। इसमें है मॉरिशस का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि अभी हाल में ही, मतलब जुलाई में ही मॉरिशस का एक सर्वोच्च न्यायालय भवन बनाया गया जो कि पोर्ट लुइस राजधानी है इसकी, मॉरिशस की पोर्ट लुइस। इसमें भारत द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, ठीक है ना। इस परियोजना को शुरुआत करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, ठीक है। इसका जो उद्घाटन किया गया था 30 जुलाई को किया गया था। प्रधानमंत्री ने, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने 30 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था। और यह न्यायालय भारत सरकार द्वारा 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक पैकेज इसके लिए कार्यान्वित दिया था, ठीक है ना। 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भवन में बनाने के लिए भारत सरकार ने सहायता दी, तो ये मॉरिशस में बनाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय बनाने के लिए भारत सरकार ने सहायता प्रदान की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट। तो ये अमेरिका के सदन में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का विधेयक जो है वो पारित किया गया। और इस विधेयक के अंतर्गत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर जूनियर के कार्य और उनकी विरासत का अध्ययन करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच एक विनिमय, ठीक है ना, पहल स्थापित करने का प्रावधान किया गया। यानी कि इससे अमेरिका और भारत के बीच एक आदान प्रदान किया जाएगा, एक बढ़ावा मिलेगा एक दूसरे समर्थन में, एक दूसरे के कार्य में, ठीक है ना। तो इस तरह के विधेयक जो है पारित किया अमेरिका ने, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हागिया सोफिया संग्रहालय। तो ये जो है ये तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने एक औपचारिक तौर पर इस्तांबुल में एक जो है ऐतिहासिक
हागिया सोफिया संग्रहालय की मस्जिद में बदलने का आदेश दिया। ठीक है, ये जो संग्रहालय था उसे मस्जिद के रूप में बदलने की बात की गई, जो कि तुर्क में। ठीक है, वर्ष 1934 में तुर्क की शीर्ष न्यायालय ने इसको मस्जिद में परिवर्तित करने के पक्ष में निर्णय दिया था। इसी को ध्यान में रख निर्णय दे करके इस संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने के निर्णय को रद्द कर दिया था। जो न्यायालय ने इस तरह के निर्णय को रद्द किया था, लेकिन इसके भी विपरीत, न्यायालय के विपरीत तुर्की जो सरकार है, राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया, उससे संग्रहालय को मस्जिद के रूप में बदल दिया। ठीक है, अब वहाँ पे मस्जिद बनाई जाएगी। इसके बाद इसका जान लेते हैं कि ये जो संग्रहालय है, इसकी इमारत को 532 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान हुआ था, और उस समय इस शहर को कस्तूनिया के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इस संग्रहालय का जब निर्माण हुआ था, इसके बारे में बता रहे हैं कि उस समय इस शहर को कस्तूनिया के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है, श्रीलंका और मालदीव जो है वो खसरा मुक्त घोषित हुए। ठीक है, इनको खसरा मुक्त देश घोषित किया गया है। इन्हें जिन्होंने 2023 के लक्ष्य से पूर्व ही, यानी कि जो ये खसरा मुक्त होना था 2023 में लक्ष्य रखा गया था, उसके पहले ही इस खसरा और रुबेला जो है बीमारियों को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया, यानी दोनों खसरा और रुबेला। यदि ठीक है ना, इसलिए अगर 3 इस तरह के जो खसरा मुक्त या मतलब कोई भी बीमारी से मुक्त किसी देश को घोषित किया जाता है, उसके तहत क्या किया जाता है, 3 वर्षों तक खसरा और रुबेला वायरस से संचाचित संचरण के साक्ष्य नहीं मिले, यानी इस तरह का कोई भी संचरण नहीं हुआ, कोई भी इस तरह की बीमारी के साक्ष्य ना मिलने की वजह से इसको खसरा और रुबेला मुक्त कर दिया गया। यानी कि इस तरह से 3 साल तक अगर किसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं मिलता है, उसके संचरण, उसके विस्तार का, तो उस बीमारी को मुक्त माना जाता है, उस देश को उस बीमारी से मुक्त माना जाता है। ठीक है, और वर्ष 2009 में मालदीव में खसरा का अंतिम स्थानिक मामला जो है मिला था, और जो रुबेला का मामला मिला था वो अक्टूबर 2015 में मिला था। यानी कि मेन जो आपको इसमें ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि श्रीलंका और मालदीव को खसरा मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, अब इस बीमारी के बारे में ज़रा सा थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि खसरा क्या है, एक अत्यंतिक संक्रामक बीमारी है, वायरल है ऐसा। ठीक है, ये व्यक्तियों के नाक, मुंह अथवा गले से निकलने वाले जो द्रव्य है उसके माध्यम से या वायु विलय के माध्यम से वायु में मिल करके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये इस तरह का वायरस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है श्री सप्तमुखी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। तो नेपाल के इलाम जिले में श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया। ये जो संस्कृत विद्यालय बना है वो नेपाल में बना हुआ है। जैसे सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है। ठीक है, तो ये नेपाल के इलाम जिले में इस तरह विद्यालय के निर्माण जो है वो वर्ष 2009 में नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत 31.13 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से किया गया। ये चूँकि लागत का कोई बहुत महत्व तो नहीं है, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ होती है तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बस इतना ही मतलब इसके बारे में जानना है कि ये जो विश्वविद्यालय, ये जो संस्कृत विद्यालय है वो नेपाल में क्या कहते हैं, इसको उद्घाटन किया गया, नेपाल में ये अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। तो पाकिस्तान के सुधोटी जिले में, ठीक है ना, पाकिस्तान और चीन के मध्य जो झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए यह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और चीन के ये जो आर्थिक गलियारा है जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, इसमें इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। जैसे CPEC के बारे में आप सुनते होंगे ना कि चीन और पाकिस्तान के मध्य जो आर्थिक गलियारे की बात चर्चा में रहती है, ठीक है ना, उसी में इस परियोजना की जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। इसे आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना कहा गया है और ये झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, तो
और इससे पहले भी एक परियोजना शुरू की थी जो कोहाला परियोजना के नाम से जानी जाती थी। ये भी चीन और पाकिस्तान के मध्य पाकिस्तान में चीन के द्वारा शुरू की गई एक ही योजना है। ठीक है। इसके बाद आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो है वो झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से 5 जो है परियोजनाएं झेलम में शुरू करने की बात की गई है, जिसमें से ये एक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत और भूटान व्यापार मार्ग। तो भारत और भूटान द्वारा पश्चिम बंगाल में जयगांव भारत और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। मतलब कहाँ पे? जयगांव जो भारत में है और भूटान के पसाखा में ये एक व्यापार मार्ग है। इस मार्ग में खुलने से पहले मौजूदा मार्ग पर वाहनों के दबाव को कम किया जा सकेगा। ठीक है ना। और इसके माध्यम से औद्योगिक कच्चे माल की आवाजाही के लिए पसाका इंडस्ट्रियल एस्टेट और माल की आवाजाही के लिए यह नया मार्ग द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि करने के साथ साथ जयगांव फुंतसोलिंग मार्ग पर वाहनों के आवागमन भी कम होगा। यानी कि जो जयगांव में फुंतसोलिंग मार्ग है उसके आवागमन को भी कम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से कहाँ ये भूटान और भारत और भूटान व्यापार मार्ग है, कहाँ से कहाँ है? जयगांव भारत से भूटान पसाखा को जोड़ता है। इसके बाद आपको आर्थिकी समसामयिकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी। यहाँ पर मतलब से रिलेटेड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधित आपको इसमें पूरी जानकारी दी गई है। और जो भी PDF अपलोड करना चाहता है तो वो टेलीग्राम से जुड़ सकता है। और टेलीग्राम में और भी कई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इससे जुड़ना चाहता है, जैसे MPPCS के लिए भी क्वेश्चंस अपलोड होते हैं और करेंट अफेयर्स भी डाली जाती है। ठीक है। तो जिससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो इस तरह पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी आपको इस तरह प्रोवाइड होता रहे और वीडियोस। और भी हमारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं। हम लोग को काफ़ी पहले ही शुरू करना था, पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, इस वजह से लेट हुआ। लेकिन ये PCS और जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख के ये जो करंट अफेयर्स है ये बनाई जा रही है। और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको 6 मंथ्स की पूरी करने के बाद हम मंथली आगे बढ़ें। और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स मंथली होंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।